हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की मास्टर क्लास नंबर 11 पर हैं, जिसमें हम लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था, तो वहां पर मैंने आपको सेक्शन नंबर 24 करा दिया था। सेक्शन नंबर 24 को हमने 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करके समझा था। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन नंबर 23 का पैरा नंबर 2 कराया था, जहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से मतलब वो सारे एग्रीमेंट्स जो जिनका ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसीडरेशन या फिर लॉफुल जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अनलॉफुल होता है तो ऐसे केसेस में वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे एग्रीमेंट हमारे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। इसी रिस्पेक्ट में आज हमें जो है अपना सेक्शन नंबर 23 को डिस्कस करना है। और सेक्शन नंबर 23 जो है हमारी 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको बताता है। अब इन 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को हम एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तो आपको यहां पर हर चीज डिटेल में समझ में आएगी। अब उससे पहले मुझे बता दीजिए फटाफट से, मेरी वॉइस क्लियर है और आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है, तो हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बोर्ड क्लियर है सभी को? आ गए सारे लोग? ठीक है, तो आज जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा अपना सेक्शन नंबर 23 पर। और सेक्शन नंबर 23 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें बताता है कि कौन सा हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा हमारा लॉफुल कंसीडरेशन होगा, और कब एक एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। क्लियर? अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 पर। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 पर आते हैं। सेक्शन 24 मैंने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया था जब भी आप सेक्शन 23 पढ़ोगे तो इसको रेड विद करना होता है सेक्शन नंबर 24 के साथ में, क्योंकि 24 में भी आपकी 4 कंडीशंस हैं जो आपको बताती हैं कि किस कंडीशन में एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होने के साथ, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन होने के साथ एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, अगर पार्ट में उसके कुछ भी चीज मिसिंग है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 23 पर 24 पर। यह बात कर रहा है आपके लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसीडरेशन में कोई भी पार्ट अगर अनलॉफुल रहता है, ठीक है, अनलॉफुल रहता है, तो वो एग्रीमेंट जो है आपका, वो एग्रीमेंट आपका कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब इसके लिए आपको यहां पर जो है इस सेक्शन में टोटल 5 कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, 5 कंडीशंस दी गई हैं। अब इन 5 कंडीशंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो सही। उससे पहले एक बार मैं रिकैप कराना चाहता हूं आपको जो है इसका, आपके सेक्शन 24 का। क्लियर? तो यहां पर आइए फटाफट से। ठीक है, 24 हमने कल पढ़ लिया था। अब देखो सेक्शन 23 का ये जो पूरा सेक्शन है, इसमें आपको कंडीशंस तो बताई गई हैं और बताया गया है व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, हमको ये बता रहा है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉफुल कहलाएंगे, कौन से हमारे अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ये बात आपको यहां पर बताई गई है। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप इसके नीचे सेकंड पार्ट को एक बार देखो ध्यान से और इसको पढ़ो, क्या बोल रहा है यहां पर, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसीडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। क्या कह रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसका कोई भी कंसीडरेशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। वो सारे क्या होंगे? वॉइड होंगे। जहां पर आपका ये सवाल आ जाए कि कोई भी कंसीडरेशन या फिर उसका पार्ट जो है क्या है, पूरी तरीके से अनलॉफुल है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आप उसको अनलॉफुल मतलब वॉइड ही लगाकर आएंगे। लेकिन 24 की अगर कंडीशंस के हिसाब से जाए तो कंडीशन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट बात हमें बताती है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हमें 4, मान लीजिए 3 या 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उनके 3 या 4 ही अलग अलग कंसीडरेशन है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको जो अनलॉफुल एग्रीमेंट में कोई भी पोर्शन आ रहा है, उसकी कंसीडरेशन भी अलग है और उसको सेपरेट किया जा सकता है, सेग्रीगेट किया जा सकता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करने वाले होते हैं बेटा, ऐसे केसेस में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से साइडलाइन कर देते हैं और बचे हुए रेस्ट ऑफ द पोर्शन को, एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देकर पार्टियों को बाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ब्लू पेंसिल रूल। बिल्कुल सही बात है नीलेश, बिल्कुल सही बताया
क्लॉज नंबर 4th कंडीशन जो थी 24 की वो ब्लू पेंसिल रूल थी। 24 के आगे ब्रैकेट में लिख भी लो कि ब्लू पेंसिल रूल है। 2 सेक्शन और मैंने आपको ब्लू पेंसिल रूल के बताए थे। अब यहां पर इसको पढ़ेंगे तो यहां पर क्या कह रहा है, द कंसीडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी कंसीडरेशन और एग्रीमेंट की अगर लॉफुल कंसीडरेशन है, ठीक है, कब कब, ये अनलेस लिखा हुआ है, इसके बाद आपकी यहां पर 5 कंडीशंस हैं। ये 5 कंडीशंस बताती हैं कि कब एक एग्रीमेंट में दी गई सारी चीजें हम अनलॉफुल ट्रीट करेंगे। ठीक है, अनलॉफुल हम इनको कब ट्रीट करेंगे ये यहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप जो है क्या करेंगे, इस सेक्शन के इन 5 पॉइंटों को इलस्ट्रेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन के साथ, एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आ जाओ अपने फर्स्ट कंडीशन पर। ठीक है, सेक्शन 23 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 23 की अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है when it is forbidden by, जब ये लॉ के द्वारा फॉरबिडन होगा। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है, पहले एक एक करके लिख लीजिए 5 कंडीशन को, जिसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिर इनके इलस्ट्रेशंस को भी देखते हैं। ठीक, सेकंड है डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ को। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन कहती है फ्रॉडुलेंट। चौथी कंडीशन की अगर हम बात करें तो चौथी कंडीशन आपको यहां पर बता रहा है, चौथी कंडीशन आपको क्या बता रहा है, फ्रॉडुलेंट हो गया, इंजरी टू अ पर्सन। ठीक है, पांचवी कंडीशन पर आओगे तो इंजरी टू अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। ठीक है, दिस इज द 5th कंडीशन। नाउ कम टू द 6th कंडीशन, इसको ऐसे बना लेते हैं यहां से। ठीक है, 6वीं कंडीशन क्या है, कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल। ठीक है, दिस इज द 6th कंडीशन। नाउ कम टू द 7th कंडीशन। व्हाट इज द 7th कंडीशन, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्लियर। अब यहां पर इसको एक एक करके ध्यान से सुनिए। अब यहां पर यह बोला गया कि अगर कोई भी केस ऐसा है, कोई भी केस ऐसा है जो कि सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग इन जो है 5 कंडीशंस में फॉल करता है बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अगर इन 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है तो हम ये मानकर चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो जो है क्या है आपका, वो लॉफुल कंसीडरेशन या फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ना तो वो लॉफुल कंसीडरेशन है, ना ही वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एग्रीमेंट है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, वो एग्रीमेंट आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको यह बताया कि अगर हम 5 कंडीशन सेक्शन 23 की बात करें तो सेक्शन 23 में हमें यह देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी पर्सन इन 7 कंडीशंस को करके कुछ भी चीज कर रहा है, चाहे वो कंसीडरेशन के रिस्पेक्ट में हो या फिर आपके लॉफुल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लॉफुल कंसीडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो ये 7 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर
किसी भी इन सातों चीजों में आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके कोई भी एग्रीमेंट किया है तो वो कभी भी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सेक्शन 10 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं पूरे होने वाले, ठीक है, ये बात आपको बताई गई है। अब अगर हम सबसे पहले इस कंडीशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करें, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ का क्या मतलब है, इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो इंडिया में जो है गांजा बेचना या ड्रग्स सप्लाई करना क्या है, ड्रग्स सप्लाई करना पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को, ठीक। और मैं किसी भी पर्सन के साथ क्या करता हूं, मैं किसी भी पर्सन के साथ में गांजा बेचने का या फिर ड्रग्स बेचने का, सप्लाई करने का एग्रीमेंट में एंटर होता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये मानिए कि यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं कि अपूर्व शर्मा मिस्टर एक्स को बोलते हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा पर मंथ, ठीक है। ये मैं कैसे दे रहा हूं, पर मंथ दे रहा हूं, ठीक है, पर मंथ दे रहा हूं। अगर आप मुझे 500 ग्राम्स गांजा जो है हर मंथ पे सप्लाई करेंगे फर्स्ट डे ऑफ दी मंथ। अब मुझे ये बताइए क्या ये एग्रीमेंट किया जा सकता है? अब मुझे ये बताइए क्या ये एग्रीमेंट किया जा सकता है? यहां पर क्या बोला कि अपूर्व शर्मा ने एक्स को बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए हर महीने दूंगा अगर मुझे आप 500 ग्राम गांजा हर महीने 1 तारीख को सप्लाई करेंगे तब। बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए। अब ये क्या है, ये एग्रीमेंट हमारा ऑटोमेटिक वॉइड होगा। वॉइड क्यों होगा, यहां पर इसको समझिएगा, वॉइड क्यों होगा, क्योंकि कानून हमसे क्या कहता है, कानून हमसे ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते जिसको कि प्रोहिबिट किया गया है किसी भी लॉ के द्वारा, जिसको कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल देखा, इसी का दूसरा एग्जांपल लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, फटाफट से कोई बता सकता है? जैसे गुजरात है, स्टेट ऑफ गुजरात में शराब की बिक्री करना सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, ठीक है। बिहार है, बिहार में मतलब क्या है, बिहार में शराब को प्रतिबंधित कर रखा है कि आप जो है लिकर को लेकर के, ठीक है, लिकर को सेल नहीं करोगे, ना ही लिकर का वहां पर यूज किया जाएगा। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि मैं बिहार के एक पर्सन से क्या कर लूंगा, बिहार के एक पर्सन से एग्रीमेंट कर लूंगा कि मैं हर महीने तुमको यहां से, हरियाणा से, गुड़गांव से जो है 1 ट्रक शराब भिजवाऊंगा, उसके बदले आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है। मैंने शराब भिजवा दी, उसने वो शराब उस तक पहुंच गई, कैसे भी छुपे हुए रास्तों से, जंगल से होकर वो पहुंच गई। अब मैंने उससे कहा कि हाँ भाई मेरे शराब का ट्रक का पेमेंट दे दीजिए, उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो क्या मैं अब इस एग्रीमेंट को, जो हम दोनों ने आपस में वार्ता करके एक एग्रीमेंट में आए थे, वो उसको मैं कोर्ट ले जा सकता हूं? मैं कोर्ट में जाकर ये बोल सकता हूं मैंने 1 ट्रक शराब बिहार में सप्लाई कर दी है और ये पर्सन मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो क्या मैं इस चीज को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोर्ट में ले जा सकता हूं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, बिकॉज लॉ ने आपके वहां पर बताया है कि बिहार में शराब नहीं बेची जाएगी, बिहार में शराब नहीं बेची जाएगी, ठीक है, बिहार में शराब नहीं बेची जाएगी। क्लियर? तो यहां पर ये एग्रीमेंट कैसा रहेगा, ये एग्रीमेंट हमारा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, इसी वजह से पार्टीज की लायबिलिटी अराइज होगी ही नहीं। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज वॉइड एग्रीमेंट, ये अनलॉफुल है क्योंकि हम अनलॉफुल एक्टिविटी में जा रहे हैं, अनलॉफुल काम में जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। नाउ कम टू दी सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ऐसा कोई काम जो कि हमारे किसको, हमारे पूरे के पूरे किसको, पूरे के पूरे लॉ के जो है लॉ के अगेंस्ट जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सरल भाषा में समझें, सिंपल शब्दों में समझें, कि वो काम जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको लॉ ये कहता है कि आप इनडायरेक्ट वे में भी नहीं करोगे, इनडायरेक्टली भी नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला कि कानून में अगर ये लिख दिया गया है कि किसी भी काम को करने का आपका राइट नहीं है, तो आप उसको किसी भी तरीके से थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में या फिर खुद के लिए इनडायरेक्ट वे में जाकर उसको नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट वे में जाकर इसका इलस्ट्रेशन नंबर निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर निकालिए आई, इलस्ट्रेशन आई निकालिए वेयर एक्ट का फटाफट से, और इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये सारे एग्जाम्पल बेटा आपको पढ़ने, ठीक है,
ये सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये के तक जितने भी एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट जो है प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, तो यहां पर लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अब यहां पर आपका जो एग्जाम्पल नंबर आई है वो आपसे क्या कह रहा है कि ए स्टेट इज सोल्ड टू एरियर्स ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द स्टेट। B upon an understanding with A becomes the purchaser, agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which B was paid. The agreement is void as it rendered the transaction in effect a purchaser by defaulter and would so defeat the object of लॉ। ठीक है, तो यहां पर ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये इलस्ट्रेशन हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी भी लॉ ने आपको प्रतिबंधित किया हुआ है किसी भी काम को करने के लिए और उसके बाद भी आप जो है उस लॉ का लूप होल निकाल करके क्या करते हो, लॉ का लूप होल निकाल करके जो है उसको करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे केसेस में आपको वो सारे जो है एग्रीमेंट आपके क्या होंगे, पूरी तरीके से वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, नाउ कम टू दी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है आपकी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपकी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, अब फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या है, फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक पर्सन हूं और मैं क्या करूं, मैं किसके साथ मिलकर, मान लीजिए नीलेश के साथ मिलकर ये एक एग्रीमेंट में आता हूं कि मैं क्या करेंगे, मधु और संध्या के साथ में हम फ्रॉड करेंगे। ठीक है, मधु और संध्या के साथ में हम फ्रॉड करेंगे, तो हम दो लोग मिले हैं किसी भी काम को करने के लिए, हम दो लोग मिले हैं। ठीक है, अपूर्व शर्मा नीलेश से एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नीलेश से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम फ्रॉड करेंगे किनके साथ में, दो पर्सन्स के साथ में। वो दो पर्सन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको संध्या और मधु। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं जहां पर यह बोला गया है कि हम जो है अपूर्व शर्मा नीलेश को बोल रहे हैं कि हम दोनों मिल जाते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम संध्या और मधु के साथ फ्रॉड करेंगे। तो यहां पर आपसे बोला गया है कि अगर ऐसे कोई भी पर्सन किसी भी थर्ड पर्सन के लिए एक एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं जिससे कि उनका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली दिख रहा है कि वो फ्रॉड करने के लिए एंटर हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे, ये सारे एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। क्लियर, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया सभी को, बताओ जल्दी से, आया, जल्दी बताइए फटाफट से, अटेंडेंस लगा दी सबने। नेक्स्ट पॉइंट इज, आ गया, चलो बढ़िया, चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इंजरी टू अ पर्सन। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि अगर आप किसी भी पर्सन को चोट पहुंचाने के लिए, किसके लिए, इंजर्ड करने के लिए एग्रीमेंट करते हो, तो वो सारे एग्रीमेंट भी कैसे होंगे बेटा, वो सारे एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे। कैसे एग्रीमेंट होंगे बताइए जल्दी से, वो सारे एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे। अब इसका एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मुझे जो है क्या करें, मैं मुकेश से बोल रहा हूं कि हम एक एग्रीमेंट में आते हैं, मुकेश से बोल रहा हूं हम एक एग्रीमेंट में आते हैं, ठीक है, जिसमें मैं क्या कह रहा हूं कि आप 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को जो है 2024 को मुझे गोली मार देना या फिर मेरा हाथ तोड़ देना। ठीक है, क्या कर देना, हाथ तोड़ देना। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे एक कंडीशन बोल रहा हूं, वो कंडीशन क्या है, इंजरी टू अ पर्सन में मैं किसी भी दूसरे पर्सन से या तो खुद को हार्म करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं कि भाई 1 तारीख को आके मुझे गोली मार दियो या फिर मेरा हाथ तोड़ दियो, फलाना कर दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। ठीक है, या फिर मैं जो है इस पर्सन के साथ मिलकर किसी थर्ड पर्सन को हार्म करने के लिए एग्रीमेंट में एंटर हो रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं मुकेश को अपने लिए अपने मारने के लिए नहीं, मैं मुकेश को बोलूं कि मुकेश मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम जाकर मधु का उंगली तोड़ के आ जाओगे तो।
ठीक है, मधु का एग्जाम है मेंस का, ठीक है, मान लेते हैं मधु का एग्जाम है और मैं ये कह रहा हूं कि मधु मुझसे ज्यादा पढ़ रही है, ये मुझसे जल्दी पास हो जाएगी, तो मैं एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं कि इसका मुझे राजस्थान का मेंस छुड़वाना है। तो मैं यहां पर मुकेश को बोला कि मैं तुमको दे दूंगा 1 लाख रुपए। क्या दे दूंगा? 1 लाख रुपए दे दूंगा, तुम जाकर के मधु की उंगली तोड़ के चले आओ, जिससे कि वो पेन ना पकड़ पाए और मेंस ना लिख पाए। तो ऐसे केसेस में आपको बताया गया है कि अगर आप किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हैं, क्लियर, ठीक है, किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हैं, या तो वो पर्सन खुद को डायरेक्ट इंजरी पहुंचाने का जो है क्या कर रहा है, खुद को डायरेक्ट इंजरी पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट भी आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। ये कभी कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं बनेंगे। देखो मेरे मुंह से कभी कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसमें ना ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, मैं एग्रीमेंट को रेफर कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, ये बात आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोला कि कोई भी पर्सन जो है, क्योंकि अब देखो, अब यहां पर मुकेश इस एक्ट को क्यों नहीं कर पाएंगे, मुकेश इस एक्ट को इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईपीसी में बताया गया है किसी को गोली मार के हत्या, किसी को गोली मार देना, अगर वो मर गया तो वो हत्या के अपराध में आएगा। दूसरा आपसे यहां पर क्या बोला गया, यहां पर आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर आपको यह भी बोला गया है कि अगर आप जो भी आईपीसी में ऑफेंसेस दिए गए हैं और अगर आप किसी भी पर्सन से एग्रीमेंट करके उसको कर देते हो, तो ये नहीं देखा जाएगा कि उस पर्सन की कंसेंट थी, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन के लिए आपने पैसे लेने के लिए उस काम को किया है, आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। और जिस पर्सन ने आपको भड़काया है करने के लिए, जैसे मैंने मुकेश को भड़काया कि जाकर के मधु की उंगली तोड़ दो, ठीक है, तो मैं अबेटमेंट के लिए लायबल होऊंगा और वो जो है ग्रीवियस हर्ट में जाएगा, ठीक है, तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसी वजह से बोला गया कि ऐसे सारे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है इंजरी टू अ प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। इंजरी टू अ प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? जैसे हम अपने आप को या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को हर्ट करने के लिए, इंजरी करने के लिए किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकते, वैसे ही आपको यहां पर क्लियरली बताया गया है कि वैसे ही आप यहां पर क्लियरली बताया गया है कि वैसे ही आप यहां पर किसी की अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजर्ड करने के लिए, डैमेज करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते कि मान लीजिए यहां पर क्या है, कार को डैमेज करना, ठीक है, कार का अब एग्जांपल दे देते हैं, कार का तो दे देते हैं, मैं एक हाउस का एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लो मैं मधु के साथ एग्रीमेंट करता हूं, मैं मधु के साथ एग्रीमेंट में एंटर हो रहा हूं और मधु से एक सिंपल बात बोल रहा हूं, ठीक है, मधु से एक सिंपल बात बोल रहा हूं कि मधु ऐसा करो, आज रात को ना मैं तुमको 20 लीटर डीजल देता हूं, ठीक है, पेट्रोल देता हूं, और इस पेट्रोल को लेकर तुम जाना और नीलेश के घर के चारों ओर डालना और नीलेश के घर में आग लगा देना, नीलेश के घर में आग लगा देना। तो क्या मैं और मधु इस एग्रीमेंट में आकर इसको कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? मान लीजिए मैंने मधु को बोला मधु आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, मधु एग्री हो गई, मधु ने जाकर रात को चारों तरफ पेट्रोल डाला और प्रॉपर्टी में आग लगा दी, ठीक है, प्रॉपर्टी में आग लगा दी। अब मधु सुबह मेरे पास आती है, मैंने देख लिया न्यूज़पेपर वगैरह में खबर चल रही है, धुआं उठ रहा था रात को कि नीलेश का घर जल के राख हो चुका है। तो क्या अब मधु मेरे पास आई, बोली सर वो 20 लाख रुपए कल रात को जो बात हुई थी, मैंने कहा मैं तो नहीं देता, क्योंकि हम लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में आए ही नहीं, ठीक है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट था। वो कहीं क्यों वॉइड क्यों था? आपने तो कहा है आप अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि सेक्शन नंबर 23 में जाओ और ये वाला पॉइंट पढ़ो, प्रॉपर्टी वाला। तो यहां पर अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मधु मेरे ऊपर केस नहीं कर सकती कि वो 20 लाख रुपए मुझसे ले पाए, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट क्या रहेंगे, ये एग्रीमेंट हमारे कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं, ये एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर, ये क्या रहेंगे, ये हमारे वॉइड एग्रीमेंट रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, जहां पर मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करने की बात करूं, मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करने का एग्रीमेंट करूं, तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा? बताइए, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, ठीक है, ये मेरा झोपड़ी है, ठीक है, ये मेरी झोपड़ी है, ठीक, ये काफी पुरानी हो चुकी है, ये काफी पुरानी हो चुकी है। अब जब भी बारिश होती है तो मेरी झोपड़ी की जो छत है, इस छत पर, यहाँ पर जो छत है वो पुरानी हो गई है और पूरा पानी घर के
अंदर आता है, घर के अंदर आता है। अब मैं यहां पर एक मिस्त्री को बुलाकर लाता हूं, दैट इज मिस्टर एम। मिस्टर एम, ठीक है, मैं मिस्टर एम के पास जाता हूं और मिस्टर एम से बोलता हूं कि भाई मेरे घर की छत पूरी खराब हो गई है और गर्मी खत्म होने को आ गई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस छत को रिपेयर कराना है। ठीक है, तो अपूर्व शर्मा कहाँ गए, अपूर्व शर्मा पहुंचे आपके मिस्त्री एम के पास और मिस्त्री एम से ये एग्रीमेंट किया कि भाई मेरे घर की छत को आप पूरा ये वाली छत को निकाल दो, मतलब तोड़ दो और इस पर नई छत बना करके लगा दो। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मेरी ही प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दे मिस्टर एम और इस पर दूसरा रिपेयर कर दे। ठीक है, अब यहां पर ये समझो मिस्टर एम ने आकर के जो है, मिस्टर एम ने आकर के इस छत को यहां पर हैमर से तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये इसको डिमोलिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को हर्ट करने का अब यहां पर एक तरीके से मैं अपनी प्रॉपर्टी को हर्ट कर रहा हूं ना, तोड़ रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा एग्रीमेंट कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा एग्रीमेंट कर सकता हूं, बताइए, क्या अपूर्व शर्मा एम से इस एग्रीमेंट में आ सकते हैं और ये एग्रीमेंट आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ। ठीक, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं कि यहां पर मुझे अपनी छत रिपेयर करानी थी, इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी को हर्ट करने का जो है क्या है, हर्ट करने की मतलब कंसेंट दी है, प्लस कंसीडरेशन भी दी है। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट क्या है कि छत दूसरी लग जाए बारिश से पहले। ठीक है, रेनी सीजन से पहले छत दूसरी लग जाए, छत रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर किसी भी तरीके की कोई अनलॉफुल लेस नहीं, किसी भी तरीके की कोई अनलॉफुल लेस नहीं। ठीक, तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देगा देन इट इज बिकम कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, क्लियर है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन में तो हम कर सकते हैं। अब मैं यहां पर ये कहूं, ये एक जो है ये एक विला है। ठीक, ये विला किसका है, मान लेते हैं ये विला देव का, देव का विला है। ठीक है, अब यहां पर मैं पड़ोस में रहता हूं, ये मेरी झोपड़ी है। ठीक है, ये मेरी हट है, झोपड़ी में मैं यहां रह रहा हूं। ठीक है, अब मैं इस विला को देख देख के बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूं, इस विला को बहुत देख देख के बहुत ज्यादा मेरे अंदर जलन हो रही है, जेलिसी हो रही है कि भाई देव का घर इतना सुंदर क्यों है, मेरा घर, मेरी झोपड़ी इतनी खराब क्यों है। तो अब मैं यहाँ पर अपूर्व शर्मा एक एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, मिस्टर बी मतलब बदमाश, बी मतलब बदमाश, बदमाश के साथ मैं एंटर हो रहा हूं। ठीक है, बदमाश के साथ मैं एंटर हो रहा हूं और यहां पर इससे बोल रहा हूं जाकर के इसकी जो फेंसिंग लगी है, इसकी फेंसिंग पे बहुत अच्छी महंगी आर्ट्स बनी हुई हैं, इस फेंसिंग को जाकर तुम्हें डिमोलिश करना है। इसके लिए मैं तुम्हें जो है 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए क्यों दूंगा, 5 रुपए ही मेरी औकात है देने की। ठीक है, क्योंकि मैं एक छोटे से झोपड़ी में रह रहा हूं, देव की बड़ी कोठी है, तो मैं तुमको 5 रुपए दूंगा या फिर मान लीजिए 50,000 रुपए दूंगा। तो क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट और नॉट। तो यहां पर जो आपका 5th पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए, डिमोलिश करने के लिए, रिपेयर करने की कंसेंट तो दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं दूसरे की प्रॉपर्टी को हर्ट करने की इंटेंशन से किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो दैट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज टोटली वॉइड एग्रीमेंट।
void because of due to unlawfulness, unlawful object and consideration, unlawful object and unlawful consideration। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आगे चले। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, यहां पर आइए फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट था इंजरी टू अ पर्सन प्रॉपर्टी, दोनों हो गया। इसके बाद आपका फिफ्थ ये था आपका कोर्ट रिगार्ड इज एट इमोरल। सॉरी, आज यार सुबह से ना जुकाम हो रखा है। ठीक है, तो अब आइए यहां पर सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स पॉइंट क्या है? अब वेयर एक्ट में तो टोटल 5 ही पॉइंट है, लेकिन हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि पार्ट्स को मैंने अलग अलग एक सेपरेट पॉइंट बना दिया, जिससे कि इलस्ट्रेशन से आपको हर एक जो है सिंगल पॉइंट को समझाया जा सके। अभी हम पढ़ेंगे भी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल। इस पॉइंट का मतलब क्या है? अब देखो, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं किसके लिए? सेक्सुअल मोरालिटी के लिए। ठीक है, जहां पर भी कोर्ट को ऐसा लगेगा, जहां पर भी कोर्ट को ऐसा लगेगा कि कोई भी आपका सेक्सुअल इमोरल है, सेक्सुअल मोरालिटी है, वहां पर कोर्ट जो है क्या करेगी? कोर्ट इनको अपने आप से डिसाइड करेगी। इसके लिए इलस्ट्रेशन के और जे और के पढ़ लीजिए, जे और के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट में अगर हम एंटर हो रहे हैं जहां पर किसी को पैसा देकर सेक्स की कोई भी जो है डिजायर्स को पूरा कराने की बात की जा रही है या फिर कोई भी ऐसी चीज की जा रही है, तो ऐसे केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये सारी चीजें जो है क्या है, ये सारे एग्रीमेंट्स, अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, मनी फॉर सेक्स या सेक्स फॉर मनी, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये सारे एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट होंगे, ये हमारे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, बिकॉज द पर्पज इज अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, दोनों ही आपके क्या होंगे? अनलॉफुल होंगे। ठीक है, एक बार जे और के पर आ जाते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर आपसे क्लियरली जे क्या कह रहा है? ए हु इज बीज मुख्तार promises to exercise his influence as such with B in favor of C and C promises to pay rupees to A. The agreement is void because it is immoral. ठीक है, the second is A is agree to let her daughter to hire B for a concubine. The agreement is void because it is immoral, so the letting may not be punishable under the Indian penal code. ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया कि एक पर्सन है, तो मैंने आपको इसका मेन क्रक्स समझा दिया। मेन क्रक्स क्या था इसका? कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि हमारे सेक्सुअल ऑफेंस से सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, सेक्सुअलिटी रिलेटेड है, उसके कोई भी कंसिडरेशन या फिर उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी जो है इसमें क्या मानी जाएंगी? वॉइड मानी जाएंगी। एक पर्सन है, वो जो है अपनी लड़की को, डॉटर को जो है एज अ कॉन्कुबाइन देना चाहता है किसी भी पर्सन को, तो इस केसेस में उसको जो भी कंसिडरेशन मिल रही है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी? अनलॉफुल होंगी, और इसी वजह से वो एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दिस इज दी जो है सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, टेक्निकली दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इन दी एग्रीमेंट। यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहां पर? फिफ्थ पॉइंट है द कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल। इसको आप लिख सकते हो कि सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो है। अब आगे, और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी, ये एक बहुत ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है कि अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी क्या होगा, अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी क्या होगा। ये बहुत ज्यादा वाइडर एज वेल एज लेंथी कॉन्सेप्ट है। इसको आप जो है कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि इसको हमेशा कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या चीज आपकी जो है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या चीज आपकी लॉफुल है, क्या चीज आपकी अनलॉफुल है, क्या चीज आपकी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें 7 पॉइंट,
ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत ज्यादा वाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पब्लिक पॉलिसीज है, ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसीज हैं और कोर्ट के सामने अगर ऐसी पब्लिक पॉलिसीज की कोई भी मैटर आता है और वहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होगी या फिर आगे आने वाली जनरेशन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको क्या करेगी कोर्ट जो है उसको पूरी तरीके से रोक सकती है। ठीक है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि क्या इमोरल है क्या मॉरल है, ये जो है पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पावर कोर्ट की होगी। जिस चीज को वो ये सोचता है कि पब्लिक डोमेन में या पब्लिक कंसेंसस में जाने के बाद वो चीज हमारी इमोरल हो सकती है या इलीगल हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर वो पब्लिक डोमेन के अगेंस्ट जा रही है, देन it is opposed to a public policy, and that agreement is not a lawful agreement, that is unlawful agreement, that is unlawful agreement। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम जो है सेक्शन 10 के थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहां पर आपसे एग्जाम्पल मान लीजिए यूपीएससी है, यूपीएससी ने कहा कि इस बार 700 आईएएस आईपीएस भर्ती होंगे, हम जो है 700 वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, 700 वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, 700 वैकेंसी निकालेंगे। ठीक, अब यहां पर ये जो 700 वैकेंसी निकाली गई है और यूपीएससी इसमें बोल रहा है कि इसमें हम पेपर नहीं कराएंगे। ठीक है, हम इसमें पेपर कंडक्ट नहीं कराएंगे, हम इन सीटों का ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करेंगे मतलब जो ज्यादा पैसे देगा उसको आईएएस बनाया जाएगा। ठीक है, जो कम पैसे देगा उसको आईपीएस मिलेगा, उससे कम जो देगा उनको जो है सेपरेट वन विभाग वगैरह मिलते हैं वो मिलेंगे। तो क्या ये एग्रीमेंट या फिर जो भी इनके साथ में पैसे देकर इस पोस्ट को लेना चाहता है वो क्या इसको ले पाएगा? क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है या फिर यूपीएससी ऐसा कर सकता है? ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, अगर कोई भी पर्सन किसी के साथ सेल ऑफ पब्लिक पर्सन मतलब पब्लिक ऑफिस का एग्रीमेंट कर रहा है, कोई आपसे ये कहे कि मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, तू मुझे 50 लाख रुपए दे दे, हैं? तू मुझे 50 लाख रुपए दे दे, मैं तेरी झोपड़ी, वो मैं झोपड़ी कह रहा हूं, मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, 50 लाख रुपए दे दे। तो अगर कोई भी पर्सन सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस को सेल करने की बात करता है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल करने की बात करता है, तो वो क्या होंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल करने की बात करता है या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट्स को सेल करने की बात करता है। मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि लाल किला बेच रहा हूं, लाल किला मेरा है, मैं इसको तुमको बेच रहा हूं, आप मुझको जो है 5000 करोड़ रुपए दीजिए, लाल किला आपका, लाल किला आपका। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी और आपकी जो है क्या, आपकी नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं उनको सेल करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो सारे एग्रीमेंट्स आपके वॉइड एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि वो आपके अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें एक पॉइंट हमने समझ लिया कि सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, ट्रेड विद एनिमी स्टेट, ठीक है, ट्रेड विद एनिमी, कोई भी पर्सन जैसे अपूर्व शर्मा, अब मान लो ऐसे इसको समझो, इंडिया और 1962 का एग्जांपल ले लो। ठीक है, इंडिया चाइना वार का एग्जांपल ले लो। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर, मान लीजिए इंडिया चाइना वॉर चल रही है, हम आजाद हुए हैं, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम है नेहरू जी।
ठीक है, इंडिया चाइना वॉर चल रही है, गवर्नमेंट ने इंडिया चाइना वॉर में हमारे इसको एनिमी स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है, एनिमी स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। और मैं यहाँ पर, मैं अपूर्व शर्मा उस टाइम पर जब वॉर चल रही है एक पर्सन से एग्रीमेंट कर रहा हूं जो कि चाइनीज है, ठीक है, चाइना का है, ठीक है, मिस्टर एक्स, ठीक, और इससे कह रहा हूं अपने यहां से मुझे क्या करिए, अपने यहां से मुझे जो है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं किसका, मान लीजिए कार का, कार मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी कार के जो पार्ट्स बनते हैं वो चाइना में बनते हैं, ठीक है, और जब वॉर चल रही है, जब ये वॉर चल रही है तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने चाइना को अपना एनिमी एलियन या फिर एनिमी स्टेट डिक्लेयर किया हुआ, फिर भी मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मेरी गाड़ी की फैक्ट्री बंद पड़ी है, आप मुझे पार्ट सप्लाई करते रहिए, वॉर से कोई मतलब नहीं है, आपको पैसा टाइम पर मिलता रहेगा। तो क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किसी के साथ भी क्या कर दी है, किसी के साथ भी जो है वॉर कर ली है, या फिर उस स्टेट को जिसमें आप एग्रीमेंट कर रहे हो पार्टी से, उसको अगर एनिमी एलियन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और ये बोल दिया कि भाई ये हमारे दुश्मन है, तो ऐसे केसेस में अब टेक्निकली क्या हो रहा है, मैं उनसे पार्ट्स खरीद रहा हूँ, यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ, वो हथियार खरीद रहे हैं उस पैसे के और अपनी सरकार, मतलब अपनी आर्मी को दे रहे हैं, और वो आर्मी इंडियन आर्मी के साथ झगड़ा कर रही है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए आपको बताया गया है कि अगर आप ऐसे किसी भी स्टेट से क्या करते हैं, ऐसे किसी भी स्टेट के किसी भी पर्सन से एग्रीमेंट करते हैं, तो दैट एग्रीमेंट इज void agreement। क्या होगा ये आपका void agreement कहलाता है। आप ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन यही होगी कि वो हमारा गवर्नमेंट ने एनिमी एलियन डिक्लेयर कर रखा हो। अब जैसे हमारी पाकिस्तान से हमेशा लड़ाई रहती है, ठीक है, आजादी के बाद से हम इससे मतलब एक दूसरे से 36 का आंकड़ा मानकर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये अभी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया, तो हम पाकिस्तानी के साथ में एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आजादी के टाइम के बाद जाओगे तो चाइना की जो फर्स्ट वॉर थी इंडिया के साथ में, उस टाइम पर कोई एनिमी स्टेट डिक्लेयर किया गया था, तो उस टाइम पर जो एग्रीमेंट किए जाएंगे वो सारे वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट इज आपका अगला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, अगला एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस विद मैरिज। ठीक है, मान लीजिए हम किसी की शादी में, तीसरा पॉइंट है मैरिज, हम किसी की शादी को तुड़वाने के लिए, ठीक है, शादी को जो है डाइवोर्स कराने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। मान लो मैं और मधु एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बहुत एक दूसरे के कानाफूसी करते हैं, चुगलीखोर है, ठीक है। हम क्या है, हम पूरी तरीके से जो है चुगलीखोर है, और हमने देखा कि एक हमारे पड़ोस में रहते हैं नीलेश, ठीक है, नीलेश रहते हैं, नीलेश की अभी शादी होकर आई है। अब मैं और मधु कहते हैं यार नीलेश की ना शादी तोड़वानी, इनका तलाक करवाना है। तो हम क्या करते हैं, हम जब नीलेश नौकरी करने जाता है, हम दोनों जो है उसके घर में जाते हैं और बोलते हैं अरे भाभी हाँ क्या वो पता है नीलेश भैया की तो पहले गर्लफ्रेंड थी, ऐसा था, वो ऐसे थे, वो लड़कियां लेकर आया करते थे, वो लड़कियां लेकर भाग गए थे, आप गलत आदमी से शादी करके आई हो। हम उसको क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ठीक है। तो मैं और मधु दोनों नीलेश के घर पे जाकर उसकी बीवी को भड़का रहे हैं जिससे कि उसकी मैरिज डिसॉल्व हो सके। तो यहाँ पर मैं और मधु इस बात का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम जाकर के भड़काएंगे किसको, नीलेश की बीवी को, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट किसी की मैरिज को डिसॉल्व कराने का एग्रीमेंट, किसी की मैरिज को फ्रस्ट्रेट करने का एग्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर मैरिज के ऐसे सारे इंटरफेरेंस ऑफ मैरिज के जो भी एग्रीमेंट अपूर्व शर्मा और मधु ने किए हैं, ये आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाए। क्लियर है, ये कभी आपके एग्रीमेंट नहीं बन सकते, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ये आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाए। क्लियर, ठीक है।
इसके बाद एक और पॉइंट बचता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अगर हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर हम इंटरफियरेंस कर रहे हैं, ठीक, तो यहां पर वो सारे एग्रीमेंट्स भी क्या माने जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल छोटा सा देख लीजिए। मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूं, अपूर्व शर्मा, ठीक है, मैं यहां पर अपने क्लाइंट एक्स के साथ एक एग्रीमेंट में आ रहा हूं, एग्रीमेंट में आ रहा हूं कि भाई आपका जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, आपका जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें आपको सजा होगी ही होगी। आपने ही मर्डर किया है तो आपको कोर्ट सजा देगा ही देगा। आपके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर एक्स की उम्र है मान लीजिए 55 साल, मिस्टर एक्स की उम्र है 55 साल, मिस्टर एच अच्छे खासे पैसे वाले हैं, वो कह रहे हैं हाँ मर्डर तो मैंने ही किया, मैंने तुमको बता भी दिया, सारे एविडेंसेस लाके भी दे दिए, लेकिन मुझे इससे बचाओ, ठीक है, मुझे सजा में नहीं जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है। तो यहां पर मैं मिस्टर एक्स से, जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उनसे बोलता हूं 100 करोड़ रुपए दीजिए, मैं आपके इस केस का जजमेंट ही नहीं आने दूंगा, मैं इस फाइल को नीचे दबाता जाऊंगा, तारीख पे तारीख लेता जाऊंगा, तारीख पे तारीख लेता जाऊंगा, तारीख पे तारीख लेता जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अब मैं इस एग्रीमेंट में जो है क्या है एक्स के साथ एंटर हुआ हूं, और यहां पर अब जब भी जो है क्या, जब भी कोर्ट डेट आ रही है, ठीक है, कोर्ट डेट आ रही है, मैं किसी ना किसी बहाने को लगाकर एडजमेंट या फिर नेक्स्ट डेट ले रहा हूं, और ऐसा मैं जो है अगले 30 साल तक कर पाया, ठीक है, मैं अगले 30 साल तक कर पाया। अब ये भाई साहब हो गए हैं बहुत ज्यादा बुढ़े, ठीक है, अब इन्होंने 50 CR एडवांस दिया था, अब मैंने इनसे कहा कि बाकी के 50 CR दो, ठीक है, मैं आपके अभी और इस केस को जब तक आप जिंदा हो आगे बढ़ाता रहूंगा, मैं आपको उसको कंप्लीट नहीं होने दूंगा, मैं इसको कंप्लीट नहीं होने दूंगा, क्लियर। तो अब यहां पर ये बचे हुए ये 55 से अब जो है 30 साल के जो है 95 65 75 85 के हो गए। अब इन्हें मालूम है 1 या 2 साल में मैं चला जाऊंगा, तो मैं 50 करोड़ रुपए क्यों दूं, मैं 50 करोड़ रुपए क्यों दूं। जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने कहा भाई हमने तो वॉइड एग्रीमेंट किया था, हमारा जो पर्पस था वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डिफीट करना था, और ऐसे सारे एग्रीमेंट इंडिया में कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है, तो मैं पैसे आपको देता ही नहीं, तो क्या मैं इस मैटर को लेकर कोर्ट जा सकता हूं, नहीं जा सकता, बिकॉज मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डिफीट करने की बेटा कोशिश, ठीक है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफियरेंस करने के लिए अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड एग्रीमेंट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेंगे ही नहीं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, क्लियर। अब आइए सेक्शन नंबर 23 के बैरक पर, एक बार इसको पढ़ लीजिए। यहां पर आपको बोला गया है कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल, ठीक है, अनलेस, ठीक है, कब एक कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को हम लॉफुल मानेंगे, जब आपके अनलेस मतलब ये जो नीचे दी गई कंडीशंस हैं, इन 5 कंडीशंस में से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होगा, तब हम बोलेंगे कि वो जो है क्या है, वो कंसिडरेशन और वो ऑब्जेक्ट आपका पूरी तरीके से लॉफुल है और आप एक वैलिड एग्रीमेंट में एंटर हुए हो, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। बोल रहा है सबसे पहले इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है, ठीक है, इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड बी डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब अगर क्या कह रहा है, उस काम को करने का, उस काम को, वर्क को करने का, उस एक्ट को करने का ऐसा नेचर है कि जहां पर हम परमिट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम परमिट कर रहे हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब अगर हम उसको परमिट कर देंगे और पार्टी उसके एग्रीमेंट में आ जाएंगी और उसको कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगी, तो वो हमारे लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देंगे। देन द थर्ड पॉइंट इज इट इज फ्रॉडुलेंट, उसको फ्रॉड करके, हमने फ्रॉड करके किसी को जो है कुछ करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन
और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। क्या कह रहा है कि किसी भी पर्सन को हम जो है क्या इंजरी करने के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए, दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज द कोर्ट रिगार्ड इट इज एज इमोरल, ठीक है, जहां पर कोर्ट इमोरल मान रहा है कौन से, सेक्सुअल ऑफेंसेस, लिख लीजिए यहां पर सेक्सुअल कमिटमेंट्स और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी, और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। क्लियर है? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन पार्ट 2। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, आज की क्लास के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मुझसे पूछा जा सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं या फिर आपकी किसी और पर्सन से जो है बात हो रही है, व्हाट्सएप चैट्स पे बात हो रही है, आप बता सकते हैं कि आपको मेरी मेंटरशिप में तैयारी करनी है, तो मैं आपको अगले 42 महीने तक गाइड करता रहूंगा। मेरे सेशंस आपको मिलते रहेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा स्टेट टारगेट है और किस स्टेट में आपको एडमिशन लेना, किस स्टेट को आपको टारगेट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने उन सारे दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।